नमस्कार। जम्मू कश्मीर की चुनावी यात्रा के बाद मैं आज लद्दाख में हूँ और लद्दाख के लेह में हूँ और ऐसी शख्सियत के साथ हूँ जिनके बारे में मैं जितना बताऊँ शायद कम है। एक फिल्म थ्री इडियट्स के बाद चूंकि वो चर्चा में आए, लेकिन उनका काम जो है उससे कहीं बड़ा है। पिछले दिनों जो उन्होंने लद्दाख के अधिकारों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, वो पूरे देश में छाया रहा। तो मैं सोनम वांगचुक जी के साथ हूँ और मुझे लगता है कि समय जाया ना करते हो, ज़्यादा बातें मैं उनसे पूछूं। जी सोनम जी, ये जो आंदोलन है पूरा, ये चूंकि सरकार का कहना है कि यूटी दर्जा देना है, बहुत पहले से मांग भी रही लद्दाख की, फिर क्या कमी रहेगी, किस वजह से पूरा आंदोलन हो रहा है? जी, पहली बात तो यूटी की मांग बहुत पुरानी थी। लद्दाख अपना जो गौरव था, ये एक पूर्णतः राज था राजा के। उसके बाद वो कश्मीर और जम्मू में चला गया। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तब से ही यहाँ के नेता मांग कर रहे थे कि हम भारत में होना चाहते हैं, मगर एक राज की तरह। या तब यूटी नहीं था, जी, तब स्वायत्त केंद्रीय प्रशासित प्रदेश 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 की बोलते थे। तरह। जी जी। तो जब 2019 में ये बना तो लोग बहुत खुश हुए, बहुत कृतज्ञ हुए। मगर दूसरी तरफ उन्हें ये भी चिंता थी कि इस नाजुक पहाड़ों में संरक्षण भी होनी चाहिए। जी यहाँ पर जी मतलब हर चीज़, जलवायु से लेके ज़मीन, सब बहुत नाजुक है। यहाँ जी। कुछ ही लोग बच सकते हैं और कुछ ही तरह से बच बच सकते हैं, नहीं सकते तो हैं। सब बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। ये जी सच है। जी मतलब जिसे कहते हैं ना, सेंसिटिव एनवायरनमेंट जी है। जी तो जी और खुशी की बात ये थी कि सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने बहुत आश्वासन दिया कि हम आपका ये जो सेफ गार्ड है, संरक्षण है, ये हम 6वें शेड्यूल में देंगे। देंगे। जी तो लोगों की उम्मीद थी, उनका वचन था। वचन यहाँ पर जो जनजातीय मंत्री थे, उन्होंने आके दिया जी सभाओं में, और नेशनल कमीशन फॉर एसटीएससी के मिनट्स में छपे हैं। जी और फिर इलेक्शंस आए तो उन्होंने उसे अपने घोषणा पत्र में पहले 3 बिंदुओं में रखा। तो सब आश्वस्त हुए कि अब यूटी भी बनाया और ये भी देंगे, तो इससे अच्छा लद्दाख के लिए कोई क्या कर सकता जी है। जी दूसरा इलेक्शन आया हिल काउंसिल का, उसमें तो पहला बिंदु बनाया। जी तो मगर फिर क्या देखते हैं कि 1 साल बाद वो मुकरने लगे। पहले खामोश होने लगे, फिर याद दिलाएं तो नाराज़ होने लगे, फिर कोई 6 शेड्यूल बोले तो उस पर पुलिस पीछे पड़ अच्छा। जाती थी। जी तो उसके बाद बिगड़ता गया और यहाँ के नेताओं ने फिर उन्हें प्रोटेस्ट करना पड़ा। फिर एपेक्स बॉडी बनाया ताकि सारे संस्थाएं यहाँ के एक साथ आ आएं। जाए। जी कारगिल में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बना। बना। तो ये सब तब शुरू हुआ जब एक वादा किया उस पे वो मुकरने लग गए। उसके बाद फिर ये आंदोलन और कई बैठकें हुए, लगभग 10 बैठकें हुए पिछले 5 सालों में, जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला। टाल मटोल हुआ कि इस मीटिंग में अगला मीटिंग, अगले मीटिंग में अगला मीटिंग, और जाके 4 मार्च को साफ कह दिया अमित शाह जी ने कि हम आपको कुछ भी नहीं देंगे, ना संरक्षण देंगे, ना स्टेटहुड या जी लोकतंत्र की बहाली जी। जो लद्दाख के लोग उम्मीद करते थे, या जी एटलीस्ट यूटी विथ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे कहते हाँ। हैं। जी तो उन्होंने जी वो भी साफ तौर पर कह दिया नहीं देंगे। तो फिर अनशन वगैरह करने की मजबूरी हुई। अब सवाल ये बहुत लोग पूछते हैं कि क्यों बदले वो, जी शायद आप जी यही जी बिल्कुल। पूछेंगे। मैं इसमें एक चीज़ और, जो कि मैं थोड़ा सा कल कारगिल में भी था, वहाँ भी कुछ युवाओं ने सिक्स शेड्यूल की बात करी। ये धारा 370 जैसा है क्या सिक्स शेड्यूल? हाँ और नहीं। धारा 370 जो है वो स्टेट्स को दिया जाता है। जी जैसे जम्मू कश्मीर को दिया 371, और 7-8 स्टेट्स को जी दिया गया। जी जी तो ये स्टेट्स को है। ये जो 6 शेड्यूल है वो जनजातीय जनसंख्या को है, जी जो जी। ट्राइबल या ट्राइबल्स हैं। जी इंडिजिनस पीपल हैं। जी जी जी। उनको स्टेट्स में कहीं वो अलग थलग, विद इन वो, स्टेट उनके उनके हाँ राइट्स हैं। हाँ, उनके राइट्स हैं। वो एक मिनी स्टेट है जी एक्चुअली, स्टेट के अंदर मिनी स्टेट, जी जिसमें कि जनजातीय लोगों को अपना एक काउंसिल बनाने का अधिकार है। जैसे असेंबली होता है, पार्लियामेंट होता है, वैसा ही एक काउंसिल होता है इसमें। जी जी। उस काउंसिल में उसी जनजातीय लोगों के प्रतिनिधि चुने जाते चुना हैं जाता है। और वो अपना कानून बना सकते हैं। ओके। उनके ऊपर फिर स्टेट का नहीं चलेगा। वो अच्छा। अपना जंगलों पर, जी। सामाजिक रीतियों पर, या फिर ज़मीन पर वो अपने कानून लेकिन बना। मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि क्या इस तरह के राइट्स बाकी स्टेट्स में हैं या सिर्फ लद्दाख ही इसके लिए मांग कर रहा है? बाकी तो ये बनाया गया था तब के असम के,
तब के असम राज्य के लिए, जिसमें से निकल कर अभी आपके मेघालय आया, मिजोरम आया, त्रिपुरा आया और असम खुद। इन अभी 4 बन गए, तब असम बड़ा असम था। तो इन 4 राज्यों में 6 शेड्यूल है। एक ये कह सकते हैं कि तो वो असम के लिए बनाया गया, तो लद्दाख में कैसे उम्मीद कर रहे हैं? ज़रूरत वैसा ही कुछ यहाँ चाहिए था, और संविधान में कोई भी संशोधन करके उसे एक्सटेंड किया जा सकता है, इसीलिए उन्होंने वचन दिया था ना कि ये तो हम संशोधन करके दे सकते हैं। तो उसके बाद वो उससे मुकर गए, क्योंकि 6 शेड्यूल बहुत पुख्ता है। मतलब मुझे तो गर्व होता है कि हमारे जो संविधान के निर्माता थे उन दिनों, वो इतने, मतलब जो भारत की विविधता है, कुछ देश तो उसे बर्दाश्त नहीं करते, यहाँ तो उसको और भी क्या कहेंगे आप, एनकरेज कर रहे हैं। और तो एक सवाल मेरे मन में था जब मैं लद्दाख से आया और पहाड़ और उन सबको देखा, थोड़ी सी थोड़ा गरीबी, अगर मैं पावर्टी में शब्द थोड़ी सी है, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर चीज़ें खुलती हैं, ओपन फॉर ऑल होती हैं, तो ऐसा नहीं उसमें डेवलपमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, पैसा आएगा, लोकल लोगों को नौकरियां, रोजगार मिलेगा। तो ऐसा तो नहीं कि हम कहीं डर के मारे इतने बड़े डेवलपमेंट की चीज़ से को रोक रहे हो? जी, आपने अच्छा सवाल किया। बहुत लोग ये पूछते हैं कि क्या आप 6 शेड्यूल से लद्दाख को बंद कर देंगे, या मुझे कहते हैं आप क्या विकास विरोधी हैं। तो मैं क्या कहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात यह है कि जो स्थानीय जनजाति जनसंख्या है, उनके समन्वय से होगा। चाहे भले ही इंडस्ट्रीज आए, भले ही मतलब खनन हो, माइनिंग भी हो, अगर वो देखें कि इससे हमें नुकसान कम फायदा ज्यादा होगा, तो वो हो सकता है। अगर वो ना चाहें तो नहीं हो सकता है। तो बात होने ना होने की नहीं है, इनसे पूछताछ होगी। बात है उनके इन्वॉल्वमेंट की है उनकी। अभी क्या हो रहा है मैं आपको अभी बताता हूँ। लद्दाख में ही अभी नहीं है 6 शेड्यूल, नहीं है, कोई संरक्षण नहीं है, कोई असेंबली भी नहीं है। एक एलजी हैं जो अपनी मर्जी से करते हैं। तो यहाँ एक सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन आपके मतलब दिल्ली शहर जितना जमीन चरवाहों का ले जा रहे हैं, चरागा, और लोगों को कुछ पूछताछ भी नहीं है। उनको ना कहने की कोई राइट्स नहीं है। कंपनसेशन भी है, नहीं है, वो क्या करें, उनकी मर्जी है। मतलब रहमो करम पे हैं। अगर 6 शेड्यूल में होता तो ऐसा कभी नहीं कर सकते। उनके काउंसिल में इस पे पूरा वो होता, क्या कहते हैं, मतदान होता कि हम ये जैसे सोलर एनर्जी है, मैं तो कहूँगा सबसे पहले यस कहेंगे लद्दाख के लोग। हाँ, क्योंकि ये तो पर्यावरण से मेल खाती है, तो सबसे मतलब लीस्ट पोल्यूटिंग है ना, देश का भी भला है, तो क्यों नहीं करेंगे। मगर फिर वो दिखाते कि आप कहाँ कीजिए, उनसे समन्वय से होता तो वो दिखाते कहाँ नुकसान कम और फायदा ज्यादा। अभी तो उनके जो प्राइम पास्चर से सबसे बेहतरीन चरागे हैं, उन्हीं को उन्होंने सोलर प्लांट बना दिया। वो भी कम नहीं, 20,000 एकड़, एक बड़े शहर के बराबर है। अभी वो 40,000 बनाने जा रहे हैं उसको। तो लोगों से पूछते तो वो दिखाते कि यहाँ पर कोई भेड़ नहीं चढ़ते हैं, यहाँ बनाइए, इस पहाड़ी पे कीजिए। तो ये तो बेहतरीन वाले उदाहरण हुए। अब आगे कौन आता है, कौन कहाँ से यूरेनियम तो कहीं लिथियम क्या करते हैं, और उससे क्या रेडिएशन निकलता है, यहाँ के लोगों को क्या झेलना पड़ेगा, वो सब इनके हाथ में नहीं है। मतलब आपका मानना है कि जो लद्दाख की ओरिजिनलिटी है, जो खूबसूरती है, वो कहीं ना कहीं हम इससे नुकसान होगा। और नुकसान भी आपने कहा कि उसको भी देखा जाए, लेकिन वो लोगों के समन्वय से होगा, आपका कहना है। क्योंकि जी, मतलब खूबसूरती और जो यहाँ की क्या कहते हैं, वेलफेयर, वेलबींग, मतलब कोई भी उद्योगपति आके 15 साल निचोड़ के चला जाएगा, भुगतना यहाँ के लोगों को पड़ेगा। अगर यहाँ के लोगों के पास निर्णय होता तो वो ये देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात होगी, या फिर भयंकर वो होगा, खौफनाक होगा, तो वो देख के वो निर्णय करेंगे। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल्ली से एलजी साहब के साथ मिलके कुछ भी दे सकते हैं। तो ये देखिए, आप सोनम वांगचुक जो नाम हिंदुस्तान की जनता ने सुना है, वो एक टेक्नोक्रेट के नाम पे भी सुना है, सोशलिस्ट के नाम पे भी सुना है, सोशल रिफॉर्मर के नाम पे भी सुना है। लेकिन अभी जो पिछले दिनों आपका वो हुआ, कहीं सोनम वांगचुक ने पॉलिटिशियन बनना तो नहीं चाहते? नहीं, पहली बात तो मैं पॉलिटिक्स को बुरा नहीं समझता हूँ। सबसे पवित्र जगह है
मगर लोग गलत आ गए हैं जी, इसमें। तो वो बदलने की मैं इसमें नहीं आना चाहता हूँ, मैं इसे पवित्र बनाना चाहता हूँ ताकि सही लोग आएं। तो उस तरह से तो लोगों के हक भी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। उस हिसाब से मैं ज़रूर उस पर असर करूँगा। मैं खुद कोई पद लूँ, ये मेरा वो नहीं है, प्लान नहीं। अब चूंकि 20 तारीख को चुनाव है और कहीं ना कहीं ये सत्ताधारी दल के खिलाफ जारी रहा पूरा आंदोलन, भाजपा का गढ़ भी रहा। पिछली बार भी आप लोगों ने बताया कि बहुत मजबूती से लोगों ने वोट किया। इस बार थोड़ी सी नाराज़गी भी मुझे लगता है इस आपके आंदोलन की है, जो ओवरऑल ये आंदोलन है इसकी वजह से दिख रही है। एक दूसरी खास बात जो मैं आपसे करना चाहूँगा, जो ये लेह वर्सेस पॉलिटिकल सवाल है, जो लेह वर्सेस कारगिल का एक, मैं जो घूमा हूँ यहाँ दिख रहा है कि कारगिल के लोगों को लगता है कि जो हमारे नुमाइंदे बनते हैं वो लेह के बनते हैं, कारगिल पे ध्यान नहीं देते। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं और क्या ये अच्छी पॉलिटिक्स के लिहाज से ठीक नहीं होगा? ये लद्दाख के जो एकजुटता है उसमें एक बहुत बड़ा बाधा है जी, तो इसलिए मैं तो हमेशा से ये कहता आया हूँ कि जब भी आपके जगह कम हो, लोग ज़्यादा हो, तो क्यू में खड़े होइए, ऐसे झपटिए नहीं। चाहे वो खाना हो या बस में चढ़ना हो, झपटेंगे तो सबका हालत ख़राब होगा। बारी बारी कीजिए। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक बार ले से हुए हैं तो अगला कारगिल को दें, अगला ले को दें, उस तरह का कोई सिस्टम हो। अब जब वो नहीं हो तो फिर हर कोई उस तरह से मतलब बिना किसी सिस्टम के, कायदे के, और वो फिर बदसूरत होता है। उसमें फिर अलग अलग किस्म के रीजनलिज्म, रिलीजन, ये सब आते हैं। तो ये बदकिस्मती है। मैं तो इस बारी तो मैं ये कहूँगा कि मुद्दों पे होना चाहिए, जैसे जो संरक्षण और लोकतंत्र है, उसके सपोर्ट में कोई भी हो फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके सपोर्ट में नहीं है, मैं तो उम्मीद करूँगा कि अभी भी बीजेपी उसके सपोर्ट में वक्तव्य दें, कहें कि वो देने जा रहे हैं। जैसे 2014 में उन्होंने कहा था 6 महीनों के अंदर हम लद्दाख को यूटी देंगे। दे नहीं पाए, मगर उन्होंने कहा। वैसे ही अगर वो अभी भी कहते हैं कि 6 महीने के अंदर हमसे भूल चूक हुई, हम संरक्षण भी देंगे, लोकतंत्र, तो क्यों नहीं, लोग सपोर्ट करेंगे। मगर नहीं करें, लद्दाख विरोधी रहें, तो फिर कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो फिर जिसको भी सपोर्ट करें फ़र्क नहीं पड़ता है, वो चाहे कारगिल के हों या लेह के हों। लोग खुद देखें कि कौन काबिल है, कौन इस मुद्दे पर सबसे बेहतर काम कर सकता है, उनको कर सकता है। एक ऐसा सवाल जिसको जब आपका इंटरव्यू होगा, लोगों ने पूछा गया कि फुंगसुक वांगडू और सोनम वांगचुक में कितनी समानता है, ये सवाल आपसे हज़ारों बार पूछा होगा। मैं आपके इंटरव्यू भी पढ़ भी रहा था, सब में आपने कुछ में कहा लगा, उसके बारे में थोड़ा सा जो है। मैं इसको और हवा नहीं देना चाहता हूँ। मैं यही कहता हूँ कि हमारे देश में कुछ ज़्यादा ही फिल्मी ख्यालों में हम रहते हैं, इसको हवा नहीं देना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हर किसी के काम को सराहना चाहिए, किसी फिल्म के इंतज़ार के बिना। कितने ही हीरोज़ हैं हमारे पूरे देश में, उनको हम सराहें। बाकी हाँ, कुछ काल्पनिक, कुछ मिलता है। एक सवाल ये है कि आपने जो धरना दे रहे थे, लंबा धरना चला इतने दिनों तक, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, ये ख़त्म क्यों हो गया और इस आंदोलन का फ्यूचर क्या होगा? तो ये जो अनशन थी वो 66 दिन अभी तक चला, जब सस्पेंड हुआ। तो वैसे तो ये नई सरकार के आने तक है। फिर यहाँ ये देखा गया कि जब लद्दाख में चुनाव हो, ये 20 तारीख को है, तो उससे पहले हालात बहुत नाजुक होते हैं, तो हम उस पर सीधा प्रभाव नहीं डालना चाहते थे। हमारा उद्देश्य था कि लोगों को शिक्षित करें अपने हकों के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, पर्यावरण के बारे, वो हम कर चुके हैं। उसके बाद लोग अपनी मति से चुनाव में हिस्सा लें। तो इसलिए हमने एक विराम दिया, जिसे हम कह रहे हैं ये अर्ध विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। तो ये फिर जब चुनाव ख़त्म होंगे और नई सरकार बनेगी, तब फिर दोबारा गठित होगी, ताकि हम नए जो भी सरकार हो उसे लद्दाख की मांगों को सौंप सकें और उनसे मांग कर। तो स्टेटहुड पे जाके ख़त्म होगा ये? नहीं, स्टेटहुड या संरक्षण, इन दोनों बातों पर, बल्कि और भी 2 हैं, 4 बिंदु हैं लद्दाख के। तो नई सरकार के सामने यही बिंदु, जिन पे चर्चाएं हुई मगर नतीजा नहीं निकला, वो पेश किया जाएगा जून में, जब नई सरकार आ जाए। जी 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 जी। अब बेसिकली वो कौन से ऐसे काम हैं, मतलब अब मैं इसको नहीं करा आप खुद को प्रेज करिए, पर मैं चाहता हूँ देश के लोग जाने।
सबको लगे अपने अपने गांव देहात लौटें, अपने गांव के लिए, अपने कल्चर के लिए कुछ करें। जो आपने यहाँ किए हैं वो मतलब बेसिक काम कौन से हैं वो? मेरा शिक्षा में सबसे ज़्यादा काम रहा है जी। और शिक्षा के नज़र से ही करता हूँ, चाहे वो पर्यावरण के बारे में करूँ या अभी आंदोलन करूँ, तो एक तरह से लोगों को राजनीतिक शिक्षण, अपने अधिकारों का, अपने संरक्षण का, पर्यावरण का। और उससे पहले मैं सरकारी विद्यालयों में गांव के बच्चों को भी वो हक मिले, नहीं तो लोकतंत्र का ज़्यादा मतलब नहीं है, कुछ बिल्कुल कुछ भी आता पता नहीं है अपने हकों का, और कुछ उसका फ़ायदा लेते रहें। तो सबको शिक्षित करना मेरा पहला वो रहा है। तो लद्दाख में मैं खासकर गांव के और वो भी सरकारी स्कूलों में सुधार लाता रहा हूँ। और फिर जो जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं, जिसे हम अच्छे जी, कहते हैं, जी, जो उत्तीर्ण होते हैं, जी, उनका तो सब भलाई करते हैं। जी, हम उनका करते हैं जो फेल हो जाते हैं, जी, जिनके लिए सब दरवाजे बंद होते हैं। जी। तो ज़्यादातर शिक्षा में, और फिर शिक्षा के द्वारा पर्यावरण का जो कीमत या कद्र करना, वो आपने सब। कुछ पानी के लिए भी मैं जी पढ़ा जी, था, वही तो वो क्या टाइप पर्यावरण के। वाटर स्तूप क्या नाम है उसका? आइस स्तूपा। आई आइस स्तूपा। स्तूपा तो जैसे हर चीज़ के बारे में अगर आप विज्ञान पढ़ते हैं जी, शिक्षा के ज़रिए, तो उस जी, विज्ञान का कहीं काम आए, आपके जीवन को सुधारे। जी, तो वो चाहे पानी की कमी है यहाँ पर, कुछ तो रेगिस्तान है इस वजह से, कुछ तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस वजह से, तो अब हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो फिर हम कैसे खुद अपने ग्लेशियर्स बना के खुद अपनी कोशिश करें, कृत्रिम ग्लेशियर्स कह सकते हैं, आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स। तो ये जो यहाँ पर हमारे कुछ परंपराएं हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं, कुछ हमारे यहाँ के लोगों ने कई प्रयास किए हैं पिछले 40-50 सालों में, नॉर्फेल साहब ने, तो उनको सपोर्ट करते हुए, उन्हें और आधुनिक करते हुए। उसी तरह फिर यहाँ पर पानी की समस्या की तरह ही ये बहुत ठंडा प्रदेश है। सर्दियों में यहाँ पोलर -20-30 होता है, तो उसमें हम धूप से कैसे खुशहाल रह सकें। तो ये सोलर हीटेड बिल्डिंग्स पे काफ़ी काम हुआ है। जहाँ आप हैं अभी, जी, अभी तो आपको 24 डिग्री जी, लगेगा, जी, मगर जब बाहर -20 होता है तब भी अंदर +20 +24 होता है। तो इस तरह से बहुत लो कॉस्ट, नेचुरल, प्राकृतिक तरीकों से बड़े बड़े समस्याओं को सुलझाने की हमारी कोशिश रही है। आपने जो खूबसूरत घर बनाया हुआ है, मुझे लगता है उसमें भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। हाँ, मगर टेक्नोलॉजी मैं इस तरह से नहीं देखता हूँ कि हर चीज़ न्यूयॉर्क लंदन से आनी चाहिए। जो ये दीवारें देख रहे हैं, जी, ये टेक्नोलॉजी है, मगर ये 3000 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, ये मिट्टी के दीवारें हैं। अब हम एक तरफ पूरे देश भर में मिट्टी के घरों को कच्चा मकान, पिछड़ा मकान जी, कह के जी, छोड़ छोड़ देते दे हैं, रहे हैं, हाँ? जी, 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 क्योंकि अंग्रेज़ नहीं यूज़ करते जी, हैं। जी, तो हम यहाँ पर जो पुराने हैं, जिनमें बहुत गुण हैं, मतलब सीमेंट के जो कंक्रीट मकान बनाते हैं, उनकी आयु 60 वर्ष की होती है, इसकी 600 साल होती है। तो इनको क्यों छोड़ें हम? इसलिए हम इनको रिवाइव कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी बहुत है, साइंस बहुत प्रयोग किया है, मगर बड़े बूढ़ों की परंपरा को आगे ले जा रहे हैं। मगर उनके पास एक चीज़ नहीं थी तब, वो सूर्य के ऊर्जा को पकड़ने की, सोलर हीटिंग को, जी, वो उनके पास कमी थी। तो हम जोड़े ना उस पे, जी, जी, पूरे को क्यों फेंक दें? जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, टू थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर। जी, जी, आप गंदे पानी को फेंकिए नहलाने के बाद, बच्चे को भी क्यों फेंक रहे हैं? तो हम तो पूरा होल सोल, लॉक स्टॉक बैरल पुराने हैं बोल के फेंक रहे हैं। यहाँ हम लद्दाख में कोशिश कर रहे हैं कि मिट्टी हर एक के पैरों के नीचे है। कोई ऐसा गरीब नहीं है कि उसे मिट्टी ना नसीब हो, कोई ऐसा गरीब नहीं है कि सूरज नहीं हो, और ये दोनों हों, आपके हाथ हों, तो हर कोई एक इज्जतदार घर, जिंदगी पा सकता है। तो ऐसे चीज़ों में हम ज़्यादा वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। एक तरह से आप कहेंगे सोशलिस्ट टेक्नोलॉजी, हाँ, जिसमें कोई अमीर, जैसे सीमेंट के घर क्यों बना रहे हैं आपको पता है? क्योंकि सीमेंट की इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होता है, तो वो इसलिए एडवर्टाइज करते हैं, ये दीवार, वो दीवार, ये सरिया। अब बेचारे मिट्टी के बारे में कोई नहीं करेगा, क्योंकि कोई इससे पैसा नहीं कमा सकता, सभी के पैरों के नीचे। तो हम इसे डीमिस्टिफाई,
कमर्शियलाइज करके लोगों के हाथों में ये अपना दीवार मिट्टी की दीवार है। हाँ, ये दीवार मिट्टी की दीवार है। अच्छा, लग तो सीमेंट जैसी रही। नहीं, बिल्कुल मिट्टी की है। वही तो, उसी के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए ना, मिट्टी की हो और इतना मजबूत हो कि ये 600 साल जिए। मगर सीमेंट की, आप सीमेंट के सबसे बड़े इंजीनियर से पूछेंगे, वो कहेंगे वो 60 साल की ही इसकी आयु है, उसके बाद आपको गिराना पड़ेगा। ये मैं चाहूँगा आप कैमरे, ये बहुत बड़ी बात सोनम जी कह रहे हैं कि ऐसी दीवार जो मिट्टी की है और इसमें तकनीक का इस्तेमाल कर 600 साल तक चल सकती है। 600 कम बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा चलेगी। जी जी। हो सकता है सीमेंट की दीवारों का तो इतना कोई दावा कर ही नहीं पाएगा। 60 साल है 60 सीमेंट साल की आयु, 60 साल। सोनम जी कह रहे हैं कि सीमेंट की जो आयु है वो 60 साल है। इन्होंने जो है तकनीक प्लस जो रूरल अपने पुराने परंपरा ने जोड़ कर ये दीवारें बनाई हैं। और मैं शायद आपको पूरा घर दिखा नहीं पाऊँ, पर ये निहायत खूबसूरत इन्होंने लकड़ी का इस्तेमाल करके घर बनाया हुआ है। और जो ख़ास बात इस घर की बता रहे हैं हम, राजनीतिक और देश की तमाम चीज़ों से हट के घर पे आ गए कि जब बाहर -30 या 20 डिग्री टेम्परेचर रहता है, तब भी ये लगभग घर बिना किसी +20 रहता है, +20 रहता है, बिना किसी हीटिंग के। अब इसमें आप एक तो किसी के आमदनी का सोचिए, मिट्टी जो आपके पैरों के नीचे फ्री है, मुफ्त है, हाँ? सूरज मुफ्त है, तो आप बिना किसी पैसे के खुशहाल जी सकते हैं। पैसा अकेला काफ़ी नहीं है। मतलब सीमेंट का जब आप बनाएंगे तो सीमेंट से ज़्यादा प्रदूषक कुछ नहीं है। इसी के वजह से तो हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। दूसरी तरफ आप हीटिंग जब सर्दियों में करते हैं तो मिट्टी का तेल, लकड़ी, कोयला, क्या क्या जलाते हैं, इसमें ज़ीरो है इस घर में। तो कितना प्रदूषण बचा रहे हैं, कितना खुद का खर्च बचा रहे हैं, जिससे कि ये एक तरह का डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ लाइफस्टाइल, जो कोई भी जी सकता है। ऐसे तो जो महंगा हो तो सिर्फ अमीर जी सकेंगे। जी। इस उम्मीद के साथ कि जो सोनम जी की योजनाएं भी हैं उस क्रियान्वित हों, और जो सपने भी हैं। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, मुझे लगता है हम बहुत देर से बात कर रहे हैं, ये सफ़र लंबा चलता रहेगा। पर बहुत बहुत धन्यवाद सोनम जी आपका। amudra.com के लिए मैं नितिन यादव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।